Assalamu alaikum students. Today we are going to study about respiratory disorders. There are many respiratory disorders. Few of them are discussed here in your text. First of them is bronchitis. Itis का word जहाँ भी आ जाए that means inflammation. Inflammation क्या है? जब भी टिश्यू डैमेज होता है that results in inflammation. ये टिश्यू डैमेज चाहे वायरस की वजह से हो, बैक्टीरिया की वजह से हो, केमिकल्स की वजह से हो, फिजिकल इंजरी की वजह से हो, always there is स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। जैसे आपको कोई चोट लग जाए किसी जगह पे, वो एरिया स्वेल कर जाएगा, पेनफुल हो जाएगा, रेड हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। ये सारी बातें कहलाती हैं इन्फ्लेमेशन रिएक्शन। ठीक है जी। अब वो तो अगर हाथ पे चोट लगी है, इन्फ्लेमेशन हुई है, थोड़े दिन आप उसको ज़रा ख्याल रखेंगे, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ जगह बॉडी की ऐसी होती हैं जहाँ पे इन्फ्लेमेशन बहुत प्रॉब्लम कर देती है। For example, bronchi and bronchioles. These are the respiratory airways of the lungs. ये बहुत बारीक बारीक पाइप्स हैं जो कि हमारे लंग्स में मौजूद हैं। इनमें जब इन्फ्लेमेशन होगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी? स्वेलिंग हो जाएगी। ये जो स्वेलिंग है ट्यूब के अंदर, पाइप के अंदर स्वेलिंग होगी, उससे ट्यूब बहुत नैरो हो जाएगी। जितनी नैरो होती चली जाएगी ट्यूब, उतनी ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी, एयर की मूवमेंट कम हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। बॉडी ऐसे मौके पे अपने सेल्स को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ा देती है। एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन आल्सो टेक्स प्लेस इन ट्यूब्स। मकसद इसका ये होता है कि जो भी वायरस, बैक्टीरिया, हार्मफुल केमिकल्स हैं वो बॉडी से निकल जाएं। लेकिन जब ज़्यादा म्यूकस हो जाती है तो वो उसका रिमूवल आसान नहीं होता और वो वहीं एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है। इट इज़ बेसिकली कॉज ड्यू टू डैमेज due to viruses, bacteria and irritant chemicals. अच्छा, ब्रोंकाइटिस दो तरह का हो सकता है। बहुत सारी बीमारियां जो इन दो तरह की होती हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट उस कंडीशन को कहते हैं किसी भी बीमारी की जो अचानक हो, शदीद हो और अमूमन जब बीमारी ख़त्म हो तो वो नुकसान उसके बाकी ना रहें। तो जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है वो 2 वीक्स में अमूमन 2 वीक्स तक उसका इफेक्ट रहता है, फिर वो ठीक हो जाता है, इट इज़ रिकवरेबल और इसके बाद जो है लंग्स के ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते। जबकि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो मोर देन 3 मंथ्स रहता है एंड इट रिजल्ट्स इन परमानेंट डैमेज टू द लंग्स। सिम्टम्स चाहे क्रोनिक हो चाहे एक्यूट हो एक ही जैसे हैं। कफ, वीजिंग, वीजिंग का मतलब होता है कफ यानी खांसी, वीजिंग का मतलब होता है सांस लेते हुए सीटी किसी आवाज आना या आवाज, सांस लेने की आवाज। आम हालात में एक इंसान जिसको लंग्स का या एयरवेज का कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसके सांस लेने की कोई खास आवाज नहीं होती। सांस लेने की जोर की आवाज अगर आए और बाज़ औक़ात जब तकलीफ बढ़े तो वो सीटी की सी आवाज लगे, दैट इज कॉल्ड वीजिंग। डिफिकल्ट ब्रीदिंग के साथ जो है वो वीजिंग प्रोड्यूस होती है क्योंकि हवा मुश्किल से गुजर रही होती है, इट्स नैरो हो गए हैं, हवा के गुजरने की जगह नहीं है। इसके साथ फीवर भी होता है क्योंकि अमूमन वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से फीवर और चिल्स भी होते हैं। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मतलब ये है कि सांस जो है वो सही नहीं आता, गहरा सांस नहीं ले सकते ये लोग, हल्के हल्के छोटे छोटे सांस होते हैं क्योंकि हवा को अंदर जाने की, गुजरने की जगह ही नहीं मिल रही। तो दैट इज ड्यू टू दिस रीजन इट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अच्छा, इसमें से अगर आप कुछ ये सिम्टम्स देखें तो ये बहुत सारे कोरोना वायरस से मिलते जुलते हैं। एक्चुअली कोरोना वायरस की वजह से भी ब्रोंकाइटिस होता है और वो वही बहुत जब बढ़ जाता है, सांस बहुत शॉर्ट होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से फिर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी भी होनी शुरू हो जाती है और उसके बाद सिचुएशन जब ज़्यादा ख़राब हो जाए तो फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन से भी अगर वो ना संभले तो फिर वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है। तो ब्रोंकाइटिस इज़ one of the symptoms of the और conditions associated with coronavirus as well. अच्छा, जो chronic bronchitis है वो एज डिपेंडेंट है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस बेसिकली इनके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, वायरस, बैक्टीरिया और इरिटेंट केमिकल्स पे। लेकिन जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है वो एज डिपेंडेंट भी है, मोस्टली वो 45+ ईयर ओल्ड पेशेंट्स में होता है। देन these are the diagrams which are showing bronchitis.
वही डायग्राम है बेसिक जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्कस की थी। ट्रेकिया है, ये राइट लंग है, ये इसके 3 लोब्स हैं, राइट सुपीरियर, राइट मिडल, राइट इंफीरियर। लेफ्ट साइड के ये 2 लोब्स हैं, लेफ्ट सुपीरियर, लेफ्ट इंफीरियर वगैरह। अच्छा, अब ये जो पाइप्स हैं, नॉर्मल जो ब्रोंकियल पाइप है, देखें वो बाहर से उतना बहुत ज्यादा मोटा नहीं है, अंदर जो इसके गैप है, ल्यूमिन है, रास्ता है, वो खुला है, हवा आसानी से, इनहेल्ड एयर, एक्सहेल्ड एयर आसानी से मूव करे। लेकिन जब ब्रोंकाइटिस होगा तो क्या होगा कि ये जो ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल की लाइनिंग है, दीवार है, ये स्वेल कर जाएगी। जब स्वेल कर जाएगी तो पाइप यानी जो बीच में रास्ता है हवा के गुजरने का, देखिए यहाँ पे खुला है, यहाँ पे अभी कैसा हो गया, नैरो। नैरो होने के साथ इसमें अब क्या घुस गया है, क्या आ गया, थिक म्यूकस। म्यूकस कहाँ से आया, यही जो लाइनिंग है, ये बैक्टीरिया वायरस वगैरह को निकालने के लिए म्यूकस प्रोड्यूस करती है। अब थोड़ा जो म्यूकस है वो बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी एयरवेज में जो सीलिया होते हैं, वो उस म्यूकस को, बैक्टीरिया को, वायरस को रिमूव कर देते हैं। बट इफ देयर इज मोर नंबर ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया एंड बॉडी प्रोड्यूसेस मोर म्यूकस, देन दैट थिक म्यूकस एक्यूमुलेट्स देयर, और वो जो वहां इकट्ठी हो गई है वो क्या कर रही है, उसने मजीद हवा की, अब देखें इसमें हवा के गुजरने का इतना बड़ा रास्ता है, इसमें हवा के गुजरने का टोटल रास्ता ये है। बहुत सारा रास्ता कम हो गया स्वेलिंग से, बाकी रास्ता किसकी वजह से कम हो गया, इस म्यूकस की वजह से। और वो म्यूकस जब तक रहेगा तो बहुत ही मुश्किल और तकलीफ दे हालत होती है। अगर उसको ना रिमूव, वो जब तक रिमूव नहीं होता तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है ब्रीदिंग के लिए। This is another diagram, schematic sketch of normal and bronchitis inflamed bronchi। ये देखें, ये जो नॉर्मल ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल है, इनकी वॉल थिन है, इनके इर्द गिर्द, इनमें भी म्यूकस, देखें ये म्यूकस प्रोड्यूस हो रही है, ये म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं। ये क्योंकि वायरस बैक्टीरिया ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा म्यूकस नहीं प्रोड्यूस हो रही, नॉर्मल क्वांटिटी में म्यूकस प्रोड्यूस हो रही है, जिसको यहाँ के जो सीलिएटेड सेल्स हैं वो आसानी से मूव कर लेते हैं। जब इन्फ्लेमेशन हुई, स्वेलिंग हुई, ये म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स ने भी, देखें यहाँ पे म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स छोटे हैं, यहाँ पे म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स जो हैं वो ओवरवर्क करके बड़े हो रहे हैं। यहाँ पे ये वॉल पतली है, यहाँ पे ये वॉल स्वेल करके मोटी हो गई है। यहाँ पे एयर पैसेज वे बड़ा और खुला है, यहाँ पे एयर पैसेज वे देखिए कितना थोड़ा सा रह गया, इतनी जगह तक तो स्वेलिंग आ गई, ठीक है, अभी स्वेलिंग की वजह से रास्ता इतना रह गया। अब बाकी जगह पे क्या हुआ, ये म्यूकस आ गई, म्यूकस और स्वेलिंग ने जो एयर वे छोड़ा वो इतना सा है। तो दिस नैरोड एयर पैसेज वे इज very much problematic for breathing. The second problem which is discussed in your text is emphysema. What happens in emphysema? There is destruction of alveoli walls. Alveoli हमने डिस्कस किया था कि ग्रेप, bunch of grapes की तरह के एयर सैक्स हैं, इनकी बहुत थिन वॉल है जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है। जब एल्वुलाई वॉल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, जाहिर सी बात है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं हो सकेगी, कम होगी, रिजल्टिंग लार्जर एयर सैक्स। छोटी छोटी एयर सैक्स टूट गई, बड़ी एयर सैक्स बन गई। अभी जो बड़ी एयर सैक्स हैं, दे हैव गॉट लेस सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम देखेंगे तो ये ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। अच्छा, अब इसकी वजह से साथ ही क्या होना है कि लंग्स जो हैं दे आर अनएबल टू रिक्वाइल एक्सहेलेशन। जब सांस बाहर निकालते हैं उसके बाद लंग्स ने अपनी जगह पे वापस आना होता है। वो जो रिक्वाइल है वो डिपेंड करता है एल्वुलाई वॉल्स की इलास्टिसिटी पे। जब एल्वुलाई वॉल्स कम हो जाएंगी तो एल्वुलाई वॉल्स की इलास्टिसिटी भी कम हो जाएगी और एक्सहेलेशन के बाद लंग्स अपनी नॉर्मल शेप को मेंटेन नहीं कर सकेंगे, सो लेस एयर इज इनहेल्ड। ठीक है जी। कॉज इसका क्या है, इरिटेंट्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर इरिटेंट्स आते रहेंगे एम्फाइसीमा होगा। और सबसे ज्यादा जो एम्फाइसीमा के केसेस देखे गए हैं वो किससे एसोसिएटेड है, टोबैको स्मोक से एसोसिएटेड है। और बाज औकात कुछ केमिकल्स हैं, एस्बेस्टोस हैं, कुछ और हार्मफुल केमिकल्स हैं। तो ऐसी जगहों पे लोग अगर किसी माइनिंग में या किसी वर्क प्लेस में हार्मफुल केमिकल्स उनकी बॉडी के अंदर हर सांस के साथ जा रहे हैं तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम होता है। सिम्टम्स आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस, लंबा सांस नहीं होगा, मतलब नॉर्मली हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो 16 पर मिनट होता है, इनका हो सकता है 30 पर मिनट हो, 50 पर मिनट हो, उससे भी ज्यादा जो है ना कि वो छोटे छोटे सांस बहुत सारे होंगे लेकिन अंदर वो प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन प्रोविजन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो सकेगी। अच्छा, अब सारी प्रॉब्लम्स की वजह से
ब्लड में ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, फटीग की कंडीशन रहेगी, हर वक्त इंसान थका थका महसूस करेगा, क्योंकि बॉडी को काम करने के लिए हर सेल्स को प्रॉपर क्वांटिटी में ऑक्सीजन चाहिए। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फटीग सिचुएशन हो जाएगी। देन रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का मतलब ये है कि बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होती रहेंगी और ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाएंगे और वेट लॉस भी ज़्यादा बढ़ जाएगा इन लोगों में। ठीक है जी। अच्छा, एक प्रॉब्लम इसके साथ ये भी कि लेट डायग्नोसिस है। लंग्स जो है ना, जब तक 50% काम कर रहे होते हैं, 50% डैमेज नहीं हो जाते, तब तक पता ही नहीं चलता कि एम्फाइसीमा है। मोस्टली जब तक पता चलता है उस वक्त तक 50 to 70% लंग टिश्यू लॉस हो चुका होता है, ज़ाया हो चुका होता है। और ये बीमारी जो है ना, इसमें रिकवरी उस तरह नहीं है। एक दफ़ा जो लंग टिश्यू लॉस हो गया, वो एल्वुलाई वॉल्स दोबारा नहीं बन सकती। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। लंग्स को शो किया गया, ये नॉर्मल लंग्स हैं, इनके नॉर्मल एल्वुलाई हैं, बहुत सारी सर्फेसेस हैं, हर सर्फेस के साथ ब्लड वेजल्स हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहे हैं। ठीक है जी। ये एम्फाइसीमा के पेशेंट के एल्वुलाई हैं। बीच वाली सारी वॉल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो गई हैं इरिटेंट केमिकल्स की वजह से, और सिर्फ बाहर बाहर वाली वॉल्स रह गई हैं। ऊपर से देखने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन जो असल काम है उसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत कम हो जाए। डायग्राम में देखें, ये भी वही चीज़ है, एक और कंसेप्ट के साथ ज़रा और डिटेल, ये इसमें आपको क्लियर नजर आ रहा है। देखें कितनी सारी क्रॉस वॉल्स एल्वुलाई की मौजूद हैं जो कि रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया बढ़ा रही है। जब एल्वुलाई एम्फाइसीमा की वजह से अफेक्टेड हुए हैं, अब वो कोई भी नहीं है, ये सारी वॉल्स डैमेज हो गई, सिर्फ बाहर बाहर की वॉल्स हैं। तो सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत कम रह गया। और दूसरी बात हमने प्रॉब्लम जो डिस्कस की कि लंग्स का जो रिकॉइल है अपनी शेप को मेंटेन करना एक्सहेलेशन के बाद, वो डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ द एल्वुलाई। जब एल्वुलाई की वॉल्स कम हो जाएंगी तो इलास्टिसिटी भी लंग्स की कम हो जाएगी और लंग्स अपनी शेप अच्छी तरह मेंटेन नहीं कर सकेंगे। The third disease which is included in your text is pneumonia. It is the infection of lungs. If both lungs are infected, then it is called double pneumonia. The main cause of this disease is a bacteria which is called Streptococcus pneumonia. ठीक है जी। लेकिन सिर्फ ये एक बैक्टीरिया नहीं, इसके अलावा बहुत सारे वायरस हैं। इवन ये कोरोना वायरस जो है कोविड-19 वाला, ये भी निमोनिया कॉज करता है। आपको अगर अपने सिम्टम्स उसके ध्यान से देखे सुने हो, ये इनिशियली अगर लंग्स में इन्फेक्शन हो कोरोना वायरस की वजह से, पहले ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम होता है, फिर निमोनिया होता है और उसके बाद फिर मजीद सिचुएशन जो है वो ख़राब हो जाती है। वायरस, बहुत सारे वायरस जो निमोनिया कर सकती है। इसी तरह कुछ फंज आए हैं, फंगस, जो अगर लंग्स में ग्रो करें तो हमारे लंग्स के अंदर वो निमोनिया की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म चाहे जो भी हो, वो क्या करता है, वो सेटल हो जाता है लंग्स के अंदर और ग्रो करना शुरू कर देता है एल्वुलाई में, और साथ ही वहाँ पे लंग टिश्यू यानी एल्वुलाई को ब्रेक करना शुरू कर देता है। ब्रेकडाउन की वजह से वहाँ फ्लूइड बन जाता है। जब सेल्स टूटेंगे, उनका साइटोप्लाज्म जब फैलेगा वहाँ पे, तो वहाँ फ्लूइड्स हो जाएंगे। और साथ ही पस कहीं भी क्यों होती है, पस इज एक्चुअली डेड वाइट ब्लड सेल्स। बॉडी में कहीं भी जब डैमेज होता है तो वाइट ब्लड सेल्स उस एरिया में वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह के खिलाफ फाइट करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। ये जो इम्यून सिस्टम के वाइट ब्लड सेल्स हैं, व्हेन दे फाइट देन दे डाई इन लार्ज नंबर, और वो जो डेड वाइट ब्लड सेल्स होते हैं दे accumulate in that area in the form of pus. अगर अभी आपको कभी कहीं स्किन पे, हाथों पे, पाँव पे कहीं चोट लगी हो और फिर वहाँ पे पस बन गई, तो आपने क्लियरली इस चीज़ को नोट किया। अब वो सरफेस ऑफ स्किन से तो पस, वो भी बहुत पेनफुल होता है, बहुत प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं, लेकिन लंग्स के अंदर सोचिए ना कि अगर वो पस बनती चली जा रही है और वो वहीं इकट्ठी हो रही है, broken alveoli, broken lung tissue, fluids, mucus, pus, all of that accumulates in the lungs. वो फिर क्या हाल होगा, ब्रीदिंग कैसे होगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा। सिम्टम्स इसके क्या हैं, कोल्ड यानी सर्दी लगना, हाई फीवर, तेज बुखार होना, शिवरिंग, कपीतारी होना, कफ विद स्पूटम, खांसी होगी, उसके साथ बलगम आएगा डिफरेंट कलर्स का, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से ये डिजीज है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस, वही कि छोटा छोटा सांस आएगा, सही से डीप ब्रीदिंग नहीं हो सकेगी। पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, जो सांस अंदर जाएगा वो भी ऑक्सीजनेशन नहीं कर सकेगा, और उसकी वजह से जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी तो स्किन पर्पल कलर की नजर आएगी। जनरली इसका जो ट्रीटमेंट है वो एंटीबायोटिक्स हैं, कि जो भी कॉज है, अगर बैक्टीरिया की वजह से है तो उसको किल करें, अगर वायरस की वजह से उसको किल करने की कोशिश करें। बट इन मोस्ट केसेस वायरस को हम ऐसे डायरेक्टली किसी चीज़ से किल
नहीं कर सकते। ये अभी हमें कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया को ही पता चल रहा है कि वायरस को बॉडी के अंदर किल करना इतना आसान नहीं है। हमारा इम्यून सिस्टम ही किल कर सकता है, अदरवाइज हम डायरेक्टली बहुत मुश्किल है हमारे लिए, पर्टिकुलरली रिस्पायरेशन रिलेटेड वायरसेस को किल करना। और फंगस को किल करना हो तो उसके लिहाज से भी कुछ केमिकल्स, दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं। अच्छा, ये जो निमोनिया जनरली है, इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, जो सबसे कॉमन वाला है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वाला। लेकिन बहुत से वायरसेस की वजह से जो निमोनिया, जैसे कोविड-19 की वजह से अभी इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। नाउ दिस इज द डायग्राम विच इज शोइंग निमोनिया एल्वुलाई। फोकस आप इसके ऊपर करें, देखिए दिस इज हेल्दी एल्वुलाई, ये इसके ब्रोंकियोल है, ये एयर स्पेस है, ये बंच ऑफ एल्वुलाई हैं। अच्छी हवा आ रही है, जा रही है, एयर स्पेसेस में एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इन केस ऑफ निमोनिया क्या होता है, एल्वुलाई ब्रेक डाउन। अब ये देखें, ये सारे एल्वुलाई टूट गए। क्यों टूट गए? उनको डैमेज कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया बैक्टीरिया ने, वायरस ने, फंजाई ने, और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग भी हो गई है। वो वाले सारे प्रॉब्लम जो हमने ब्रोंकाइटिस में डिस्कस किए, वो उसमें सिर्फ कहाँ होते हैं? ब्रोंकाइटिस में, इन ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल में। इन केस ऑफ ब्रोंकाइटिस only bronchi and bronchioles are damaged, alveoli ठीक होते हैं। In case of emphysema, alveoli की wall breakdown होती है, लेकिन अमूमन bronchi bronchiole फिर भी ठीक होते हैं। In case of pneumonia, inflammation and breakdown is in alveoli, और वो सारी alveolar walls breakdown हो जाती हैं, fluid और pus और blood और pathogen सारे वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। पैथोजन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई जब हमें बीमार करे, दैट इज कॉल्ड पैथोजन। तो ये सब चीज़ें, फ्लूइड्स जिसमें म्यूकस शामिल है, बस जो कि डेड वाइट ब्लड सेल्स हैं, ब्लड भी वहाँ आ सकता है, और वो वायरस बैक्टीरिया जो सारे वहाँ मौजूद है हमें बीमार करे, वो सब एयर स्पेस को, एल्वुलाई की एयर स्पेस को फिल कर देंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि जहाँ जहाँ ये सिचुएशन होगी वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिल्कुल नहीं हो सकेगा। ये इस केस में दिखा है कि लोअर लंग निमोनिया लेफ्ट साइड के, बाकी ये लोग सभी ठीक हैं। लेकिन अगर डबल नमूनिया, उसका मतलब है कि सारे लंग्स के सारे लोब्स इन्वॉल्व हैं। फिर सोचे कि ब्रीदिंग किस कदर प्रॉब्लमेटिक है, किस कदर डेंजरस है। और बच्चों में शायद आपको पता हो, नमूनिया की वजह से कुछ घंटों में डेथ हो जाती है, और उसको प्रॉपरली ट्रीट करना, डायग्नोज करके और डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक काम करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, particularly in children. अच्छा, नेक्स्ट जो डिजीज है दैट इज एस्थमा। एस्थमा बेसिकली इज रेस्पिरेटरी एलर्जी। एलर्जी जो है वो किस वजह से होती है? एलर्जी इज ड्यू टू एलर्जन। एलर्जन क्या होते हैं? एलर्जन आर द सब्सटेंसेस जिनको हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज कर लेता है एज हार्मफुल सब्सटेंस और उसके अगेंस्ट रिएक्शन शुरू कर देता है। अब एलर्जी तीन तरह की होती है जनरली, होती स्किन की एलर्जी, होती रेस्पिरेटरी एलर्जी, एक होती फूड एलर्जी, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व होता है। सबसे कॉमन टाइप ऑफ एलर्जी जो है वो है रेस्पिरेटरी एलर्जी, और पर्टिकुलरली इस्लामाबाद में तो तकरीबन हर घर में कोई ना कोई रेस्पिरेटरी एलर्जी और या एस्थमा, इट इज़ द सेम थिंग, एस्थमा इज ड्यू टू रेस्पिरेटरी एलर्जी। इसमें होता क्या है कि वो जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं वो एलर्जन को सेंसिटिव होते हैं। एलर्जन कुछ भी हो सकता है। Allergen can be dust particles, it can be any pollen, it can be any perfume, कोई भी केमिकल, कोई भी मॉलिक्यूल जो सराउंडिंग में है, वो जब सांस के साथ अंदर जाएगा तो एक ऐसा शख्स जिसको एलर्जी नहीं है उसके लंग्स में या ब्रोंकियोल में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वही मॉलिक्यूल, वही एलर्जन जब एक एस्थमा या रेस्पिरेटरी एलर्जी के शख्स के लंग्स में जाएगा तो ब्रोंक्यूल्स जो है वो फौरन से रिएक्ट करेंगे। उससे क्या होगा? द एलर्जन एक्सपोजर स्टार्ट्स इन्फ्लेमेशन, और वही काम शुरू हो जाता है, नैरोइंग ऑफ एयरवे। इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि ब्रोंकियोल ने ये समझ लिया है कि वो जो केमिकल है, वो जो सब्सटेंस है, वो डस्ट या वो पोलन या वो मॉलिक्यूल जो हमारे लंग्स में जा रहा है वो हार्मफुल है, और वो उसके रिएक्शन में इन्फ्लेमेशन शुरू कर देता है, नैरोइंग ऑफ एयरवेज शुरू कर देता है, म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ा देता है। इन सारी चीज़ों की वजह से तकरीबन वही सूरत हाल हो जाती है जो ब्रोंकाइटिस में हमने देखी थी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीजिंग, कफ, साथ ही चेस्ट टाइटनेस, क्योंकि वो अचानक से बहुत ज़्यादा ब्रोंकियोल नैरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से लगता है जैसे सांस लंग्स में जा ही नहीं रहा।
और ये ख़ास तौर पे मसला कब बढ़ता है, अगर कोई एक्सर्शन का काम, मतलब जिनको रेस्पिरेटरी एलर्जी अस्थमा का प्रॉब्लम है, वो कोई ज़रा मुश्किल काम करेंगे, यानी सीढ़ियाँ चढ़ना, कोई सामान ज़्यादा उठा लेना, कोई घर के काम ज़्यादा कर लेना, कोई बाहर के एक्सर्शन से ये बढ़ जाता है। और पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम नाइट को सोते हुए, जब रात को लेटते हैं ऐसे लोग, तो लेटा ही नहीं जाता, सांस ही नहीं आता, और ख़ास तौर पे अगर लेट जाएं, सो जाएं, तो 2-3 बजे तो ज़रूर सांस खराब होना शुरू होता है और खांसते हुए बंदा उठ जाता है, और फिर सीटी की सी आवाज़ें आती हैं जितनी दफ़ा सांस ली जा रही होती है, और यूं लगता है कि बस अब दम घुट जाएगा, बिल्कुल नहीं सांस लिया जा रहा, छोटे छोटे जो सांस आएंगे। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, ब्रोंकोडायलेटर्स को लेना पड़ता है, इनहेलर्स के ज़रिए या नेबुलाइजर के ज़रिए। डिफरेंट कुछ ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं जो एज मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं, वेंटोलिन है जैसे, उसको एज मतलब को पी भी सकते हैं दवाई के तौर पे, उसके कतरे भी मिलते हैं जिसमें जिनको नेबुलाइजर में डाल के इनहेल किया जा सकता है, या और कई तरह के इनहेलर्स हैं जो भी डॉक्टर एडवाइस करें। और पर्टिकुलरली बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एंटी एलर्जिक्स यूज़ किए जाएं, डिफरेंट तरह के एंटी एलर्जिक्स हैं, रिजिक्स है, एनर्गन है, या माइटिका वगैरह, ये मुख्तलिफ दवाइयाँ जो हैं वो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। इसके अलावा इसकी कुछ वैक्सीनेशन भी कुछ लोगों में, जैसे NIH है वो हमारे इलाके के जो एलर्जेंस हैं उनके टेस्ट करके फिर की वैक्सीनेशन करते हैं, और बहुत से लोगों में उसकी वजह से फ़ायदा भी होता है, कुछ लोगों में नहीं होता। स्टिल वी आर अनएबल टू, एज साइंटिफिक कम्युनिटी वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड कि ये एलर्जी क्या है और इसको कैसे कंट्रोल करना है। इट्स अ डेवलपिंग फील्ड, और जब इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसका इलाज बेहतर हो सकेगा। दिस डायग्राम इज शोइंग द कंपैरिजन ऑफ नॉर्मल लंग विद द एस्थमेटिक लंग। नॉर्मल लंग में ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स के मसल्स रिलैक्स्ड हैं, पाइप्स खुले हुए हैं, लाइनिंग जो है, जो उसकी दीवार है, यानी कि वो नॉर्मल है, बहुत स्वेल नहीं की हुई, नॉर्मल, ये पतली सी लेयर, ये म्यूकस जो वाइट लेयर है, ये नॉर्मल अमाउंट ऑफ म्यूकस। अब ये जो इतना रास्ता है ये हवा के गुजरने के लिए, आसानी से हवा गुजर के एल्वुलाई तक पहुंच रही है। लेकिन अगर कोई एलर्जन आ जाए और अस्थमैटिक पर्सन के लंग्स में एयरवेज में पहुंच जाए, फौरन से जो उसके एयरवेज हैं उनमें चेंजेस आती हैं, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, की लाइनिंग यानी जो वॉल ऑफ द ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, म्यूकस की प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाती है, मसल्स जो मौजूद हैं ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स के अराउंड वो टाइट हो जाते हैं, वो कंप्रेस कर देते हैं। अब ये देखें, ये पाइप बड़ा, बाहर से भी देखें ये बड़ा है, ये बाहर से भी छोटा हो गया और अंदर से तो और बहुत छोटा हो गया। ये इतना, अब यहाँ तक ये म्यूकस फील्ड है, अब ये इतनी सी जगह बची है जहां से कि एयर गुजर सकती है। सो the air passageways become very much narrow and it becomes very much difficult. कफ जो है वो हमेशा बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, जब भी कोई चीज रेस्पिरेटरी एयरवेज को ब्लॉक करे तो कफ रिफ्लेक्स के वो कोशिश, कफ ट्राइज टू रिमूव एनीथिंग विच इज हिंडरिंग द एयर मूवमेंट। अब यहाँ पे म्यूकस को रिमूव करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो कफ प्रोड्यूस होती है तो म्यूकस रिमूव होता है, इसीलिए अब वो जो स्टीम वगैरह लेते हैं तो वो मजीद उस म्यूकस को डाइल्यूट करता है, सॉफ्ट करता है, और वो आसानी से रिमूव हो जाता है। तो दिस इज अबाउट एस्थमा। नेक्स्ट इज लंग कैंसर। कैंसर में बेसिक समझने वाली बात यह है, बॉडी के हर सेल में कैंसर हो सकता है, कैंसर किसी भी ऑर्गेनिज्म को हो सकता है। डायनासोर्स की हड्डियों से भी सबूत मिले हैं कि उनको भी कैंसर होता था। बेसिकली कैंसर क्या है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। आपने माइटोसिस का चैप्टर पढ़ा था सेल डिवीजन का, उसमें आपने पढ़ा था कि अनकंट्रोल्ड माइटोसिस जब होती है एक सेल में भी, तो वो ग्रो करके ट्यूमर बनाता है, और वही ट्यूमर बढ़ के इन्वेड करके दूसरे टिश्यूज तक पहुंच सकता है। दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ कैंसर। ओके जी, तो लंग कैंसर क्या है, वो कैंसर जो लंग में हो रहा है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ जो है वो ये लंग कैंसर है, और इसकी वजह से 1.3 मिलियन डेथ्स पर ईयर होती है। सिम्टम्स इसके क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जाहिर सी बात है कि लंग्स के अंदर कंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगी, डिफरेंट तरह के ट्यूमर्स बनेंगे तो एयर पैसेजवेज भी ब्लॉक होंगे, एल्वुलाई भी ब्लॉक होंगे, डैमेज होंगे, जाहिर सी बात है कि सांस सही नहीं लिया जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, कफिंग साथ प्रोड्यूस होगी, वेट लॉस होता चला जाएगा। कॉजेज इसके क्या हैं,
कार्सिनोजेंस, वो सब्सटेंस जो कैंसर कॉज करते हैं उनको कहते हैं कार्सिनोजेंस। दे कैन बी रेडिएशंस, दे कैन बी केमिकल्स, एनीथिंग विच कॉजेज कैंसर इज, कुछ तरह के इवन वायरस भी हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। तो एनीथिंग विच कॉजेज कैंसर, विच कॉजेज अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन, कॉल्ड कार्सिनोजन। ठीक है जी। अच्छा, लंग कैंसर में जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्सिनोजन का रोल है वो है टोबैको स्मोक। इसके साथ साथ रेडिएशंस का, अगर रेडिएशन का एक्सपोजर है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस जैसा कि अल्फा बीटा गामा रेज या एक्स रेज, इस तरह की हार्मफुल रेज बॉडी के ऊपर ज़्यादा पड़ती रहें तब भी हो सकता है। और अभी मैंने आपको बताया कि कुछ वायरसेस भी हैं जो कि कैंसर कर सकते हैं। सो हर वायरस नहीं, लेकिन कुछ कैंसर ऐसे हैं जो कि वायरस की वजह से होते हैं। तो टोबैको स्मोक, एक तो टोबैको का यूज़ ज़्यादा है, ये दोनों चीज़ें बनस्पत, ये वाले वायरस अल्हम्दुलिल्लाह कम है और उस तरह फैलते नहीं है एक बंदे से दूसरे बंदे में। वरना ये होता कि एक को कैंसर हो रहा है साथ वाले को भी हो गया, जिस तरह कोरोना एक को हो रहा है दूसरे को हो रहा है। तो शुक्र है अल्लाह का कि जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से लंग कैंसर है या कैंसर जितने भी हैं वो एक से दूसरे में उस तरह फैलते नहीं हैं तेजी से जैसे हार्मफुल डिजीज फैल सकती। और आयोनाइजिंग रेडिएशन भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सराउंडिंग में कम है। जहाँ पे एटम बम एक्सप्लोजन्स हुए हैं या एटॉमिक रिएक्टर्स डैमेज हुए हैं, चेरनोबिल के एक्सीडेंट या जापान के ऊपर जो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम गिराए गए थे, वहाँ पे बहुत लोगों को बहुत तरह के कैंसर हुए, इंक्लूडिंग लंग कैंसर। लेकिन टोबैको स्मोक तो हम इंसान खुद बाय चॉइस यूज करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो टोबैको स्मोक है इट कंटेन्स 50 नोन कार्सिनोजेंस। अब आपकी बुक में जो भी नंबर लिखा हुआ है, बट लेटेस्ट जो स्टडीज मैंने देखी हैं 7000 केमिकल्स होते हैं टोबैको स्मोक में, उसमें से 50 का पता है कि वो कार्सिनोजन है, और फिर भी लोग स्मोकिंग करते चले जाते हैं। बहरहाल, अच्छा, इसमें स्मोकर्स भी हार्मफुल, उनको दे आर एट मेजर रिस्क, और पैसिव स्मोकर्स भी। पैसिव स्मोकर्स क्या होते हैं? स्मोकर वो है जो खुद सिगरेट पी रहे हैं। पैसिव स्मोकर वो है जो उस स्मोकर के इर्द गिर्द मौजूद है। जब स्मोकर स्मोक कर रहा है वो अपने अंदर तो उस धुएं को लेके जा रहा है, लेकिन इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में भी उस धुएं को फैला रहा है। जो धुआं इर्द गिर्द फैल रहा है वो इर्द गिर्द मौजूद सारे लोगों के सांस के जरिए उनकी बॉडी के अंदर जा रहा है, सबसे ज्यादा लंग्स में जा रहा है। पैसिव स्मोकर्स की बात तो इवन अब जो एक टर्म है वो है थर्ड हैंड स्मोकर्स। थर्ड हैंड स्मोकर्स का क्या मतलब है कि जब कोई पर्सन कहीं स्मोकिंग करता है तो उसके जो स्मोकिंग के केमिकल्स हैं, चाहे वो कार्सिनोजेनस जितने भी केमिकल्स हैं, वो इर्द गिर्द सब्सटेंसेस के ऊपर चिपक जाते हैं, कपड़ों के ऊपर, दीवारों के ऊपर। आपने नोट किया होगा कि जहाँ कोई स्मोकिंग करता है, किसी ऑफिस में, किसी रूम में, किसी गाड़ी में, आप जैसे ही उस क्लोज स्पेस में एंटर होते हैं तो आपको एक बुरी सी स्मेल आती है। बुरी सी स्मेल, एक्चुअली ये जो स्मेल्स है ना, ये हमें बता रही होती हैं कि क्या चीज़ हमारी बॉडी के लिए अच्छी है या क्या चीज़ हमारी बॉडी के लिए बुरी। अमूमन जितनी भी नुकसानदेह चीज़ें हैं ना, उनकी स्मेल हमें बुरी लगती है। वो जो स्मोकर्स को एक्चुअली वो स्मेल आती नहीं है, स्मोकर्स की सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुके होते हैं एक्चुअली, इसलिए उन्हें पता नहीं चलता। लेकिन नॉन स्मोकर जब भी किसी ऐसी क्लोज स्पेस में एंटर हो जहाँ किसी ने स्मोकिंग की हुई हो, तो उसको फौरन उसकी स्मेल आ जाती है। वो स्मेल एक्चुअली उन हार्मफुल मॉलिक्यूल्स की होती है जो डिफरेंट सर्फेसिस के ऊपर अटैच होते हैं, और उन सर्फेसिस को जो टच करे या वहाँ जो वहाँ मौजूद रहे, उसकी बॉडी में भी वो हार्मफुल सब्सटेंसेस एंटर होते चले जाते हैं, और उनमें भी लंग कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्मोकर अपने दुश्मन नहीं होते, वो अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द के सारे लोगों के, और एक जगह वो स्मोकिंग करके चले जाएं तो फिर बाद में जो लोग वहां आ रहे हैं उनके भी दुश्मन होते हैं। इट्स एन एक्टिविटी विच इज हार्मफुल इन मेनी वेज फॉर मेनी पीपल। तो इससे बचने का तरीका, प्रिवेंशन सिर्फ यही है, टू एलिमिनेट टोबैको स्मोकिंग। सबसे ज्यादा रोल एक्चुअली लंग कैंसर में टोबैको स्मोक का ही है। दिस इज अ स्कीमेटिक डायग्राम। ये देखिए, लंग में एक ट्यूमर पहले ग्रो किया बिकॉज ऑफ कार्सिनोजेंस जो कि लंग्स में आके इकट्ठे हो गए और उन्होंने अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन बढ़ा दी, और एक ट्यूमर बन गया। विद टाइम वो ट्यूमर फैलना शुरू हो गया, इन्वेड कर गया दूसरे टिश्यूज को तक। इसका मतलब है कि ये अब कैंसर बढ़ रहा है और ये लंग्स बुरी तरह डैमेज हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, जहां जहां ये ट्यूमर ग्रो कर रहा है वो एरिया, ना वहाँ के ब्रोंकाई काम करेंगे, ना ब्रोंक्यूल्स, ना एल्वुलाई। तो लंग की काम करने की सलाहियत, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की सलाहियत, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने की सलाहियत, सब जो है वो बुरी तरह डैमेज होते चले जाएंगे।
हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग आर, पिछले भी हमने स्लाइड में बात की थी, यहाँ फिर है। वही मैंने आपको बताया कि आपकी टेक्स्ट में लिखा हुआ 4000, लेकिन अब जो लेटेस्ट है वो है कि 7000 केमिकल्स हैं कि जी, जिसमें से 50 जो हैं वो कंफर्म कार्सिनोजेंस हैं। अच्छा, इसमें दो तीन केमिकल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है निकोटीन। निकोटीन ही एक्चुअली वो एडिक्टिव केमिकल है। एडिक्शन का क्या मतलब होता है? वैसे तो स्क्रीन एडिक्शन भी एक बड़ी टर्म है, जैसे मतलब वाईफाई बंद करें तो घर में लोगों का जो हाल होता है वो बता रहा होता है कि नशा किस हद तक है हमें स्क्रीन्स का, या बढ़ता चला जा रहा है। तो नशा है सिगरेट का वो निकोटीन की वजह से। जब सिगरेट पीते हैं स्मोकर्स पहली दफा, दूसरी दफा, तो वो जो निकोटीन है वो ब्रेन के ऊपर जाके काम करता है। जितनी दफा वैसे फॉर वन थिंग निकोटीन बॉडी में जाता है तो वो ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करता है। ब्रेन जो है ना वो ऐसे डैमेज हो जाता है। ब्रेन डैमेज बहुत तरह से होता है। उसके साथ साथ उसमें चेंज ही आता है कि ब्रेन जो है ना निकोटीन की मौजूदगी में सही तरह काम करता है, और निकोटीन ना हो तो वो बिल्कुल अच्छी तरह काम नहीं करता। इसलिए स्मोकर्स ने जब काम करना हो, पढ़ाई करनी हो, कोई इम्तहान देने हो, कोई ऑफिस का काम हो, कुछ भी हो, वो ज़्यादा स्मोकिंग करते चले जाते, क्योंकि उनका ब्रेन जो है ना वो निकोटीन के नशे के ऊपर डिपेंड कर जाता है। अच्छा, उसके अलावा ना सिर्फ वो नशा प्रोवाइड कर रहा है, एडिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि वो ब्रेन को डैमेज भी कर रहा है और साथ साथ आर्टरीज को हार्डन कर रहा है। आर्टरी हार्डनिंग इज वेरी हार्मफुल फॉर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और हार्ट डिजीजेस जितनी भी ब्लड वेजल्स की और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं, दिल की बीमारियां, वो सारी की सारी उनकी बुनियाद बन जाती है। चाहे ब्लड प्रेशर हाई हो, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे और जितने प्रॉब्लम्स हैं, ब्रेन हैमरेज हो, ये सब कुछ इस प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। तो निकोटीन जो है ना वो जितना बॉडी में जाएगा, इसका मतलब है कि आप अपने दिल दिमाग हर चीज़ के बहुत खिलाफ काम कर। अच्छा, दूसरा जो सब्सटेंस होता है सिगरेट टोबैको स्मोक में, होता है टार। टार इज अ ब्लैक स्टिकी सब्सटेंस। आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि जो स्मोकर्स हैं उनके दांतों का कलर, उनके लिप्स का कलर, उनके हाथ जिससे वो सिगरेट पकड़ते हैं उन उंगलियों का कलर डिफरेंट होता है। और इसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं कि अगर कहीं भी सिगरेट जले तो वो जो धुआं सा होता है वो ब्राउन कलर का ब्लैकिश सा स्टिकी सब्सटेंस होता है। ये जो है ना ये जाके लंग्स में बैठ जाता है। और मैंने इसकी डिटेल ज़रा पढ़ी थी तो कम अज़ कम 6 से 9 साल लगते हैं एक दफ़ा अगर स्मोकिंग छोड़ दें तो फिर उस टार को रिमूव होने में, जो लंग्स में और एयरवेज में इकट्ठा हो गया। ठीक है जी। टार में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, वही जो 4000 या 7000 जितने भी केमिकल्स हैं, और वो डैमेज करते हैं, इरिटेंट होते हैं, एल्वुलाई को डैमेज करते हैं, एम्फाइसीमा कॉज करते हैं। की वजह से जब डैमेज बढ़ जाता है तो इन्फेक्शन आसानी से हो जाती है, टीबी, निमोनिया वगैरह बहुत आसानी से हो सकता है इन लोगों को, और होता रहता है। अच्छा, एक और जो बहुत खतरनाक, बहुत तरह की खतरनाक गैसें हैं इसमें। साइनाइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और भी बहुत सारी पॉइजनस गैसेस इसमें मौजूद होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड वो पॉइजनस गैस है कि हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती और हीमोग्लोबिन को फिर कुछ नहीं करने देती। हीमोग्लोबिन कौन सा मॉलिक्यूल है? वो मॉलिक्यूल है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स को रेड रखता है। ये ऑक्सीजन कैरियर मॉलिक्यूल है। ठीक है जी। आम हालात में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ऑक्सीजन कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी में चला जाए तो वो ऑक्सीजन की जगह खुद हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाता है और हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ अटैच नहीं होने देता। सो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बिकम्स लो, विच इज़ वेरी मच हार्मफुल फॉर द बॉडी। इसके साथ साथ टीथ के ऊपर बड़ा बुरा इफेक्ट होता है, वीक हो जाते हैं, स्टेन्ड हो जाते हैं, और टीथ लॉस बहुत ज़्यादा होता है स्मोकर्स में। कैंसर दूसरे बॉडी पार्ट्स का बहुत ज़्यादा होता है। कैंसर ऑफ बहुत सारे बॉडी पार्ट्स जो है ना उनके स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स में देखे गए हैं इंसिडेंट्स, तो स्मोकर्स में बहुत ज़्यादा है। इसी तरह हार्ट डिजीजेस, ये मैंने आपको बताया इधर, बहुत ज़्यादा होती हैं इन स्मोकर्स। दिस इज अ डायग्राम विच इज शोइंग लंग्स। ये क्या एक्सपेरिमेंट था पता नहीं किस लैब का, अगर आपको यूट्यूब पे सर्च करें इफेक्ट ऑफ टोबैको स्मोक ऑन लंग्स एक्सपेरिमेंट इस तरह करके, एक ज़माने में इसकी व्हाट्सएप वीडियो भी बहुत सबके पास पहुंची थी। दो लंग्स, फ्रेश लंग्स लिए गए थे और इनके साथ पाइप अटैच किए गए थे और इसके अंदर नॉर्मल एयर अंदर बाहर की गई थी बहुत काफ़ी टाइम तक, और इसमें जो एयर की जगह जो है ना सिगरेट जला के और अटैच किया गया कि वो लंग में जितनी दफ़ा एयर आ रही जा रही थी तो जैसे स्मोकर्स के लंग्स के साथ होता है, यानी जब वो सांस लेते हैं सिगरेट पीते हुए तो धुआं अंदर, सिगरेट का धुआं अंदर लेके जा रहे होते हैं। तो कुछ देर के ही बाद, विद इन अ डे, एक ही दिन के अंदर, पता नहीं कुछ सिगरेट्स के बाद
जो इस तरह का हेल्दी लंग था वो इस तरह का हो गया था। और ये क्यों ऐसा कलर हुआ है? दिस इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ टार, harmful chemicals, poisonous chemicals which are present in the cigarette smoke. This is another diagram which is showing कि लंग्स जो हैं ये हेल्दी लंग्स हैं जिनको कट ओपन करके शो किया गया है कि इसमें ये ट्रेकिया है, ये ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलाई, सारा कुछ, ये हार्ट है, सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल साइज, नॉर्मल शेप, नॉर्मल कलर। और ये एक स्मोकर की डेथ के बाद, ये डेथ के बाद एक्चुअली ह्यूमन लंग्स, एक हेल्दी ह्यूमन लंग्स को ओपन करके दिखाया गया है और ये एक स्मोकर के लंग को दिखाया गया। इसमें आप देखें कलर कितना खराब हुआ हुआ है, पाइप्स कितने बुरी तरह डैमेज हुए हुए हैं, कितनी जगह से वो ब्लॉक या खराब लग रहे हैं, कितनी जगह पे ये ट्यूमर्स ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पूरा जो लंग टिश्यू है ये बुरी तरह डैमेज हो चुका है। दिस अनदर स्कीमेटिक स्केच के इस तरह जब स्मोकर्स स्मोकिंग करते हैं तो उनके लंग्स के अंदर हार्मफुल केमिकल्स, कार्सिनोजेंस जाते हैं और बहुत ज़्यादा चांस होता है कि उनको लंग कैंसर हो जाए। तो एडवाइजेबल। अच्छा, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात ये करना चाहूँगी कि स्मोकिंग क्यों करते हैं लोग। जब इस पे सर्वे किए गए हैं पूरी दुनिया में से तो सिर्फ 8% पीपल ने, स्मोकर्स ने कहा कि वो रिग्रेट नहीं करते कि वो स्मोकिंग करते हैं। बाकी 92% लोग ये कहते हैं जो भी स्मोकर्स हैं कि उन्हें रिग्रेट है, पछतावा है कि वो स्मोकिंग क्यों करते हैं। लेकिन वो छोड़ नहीं पाते। सिगरेट स्मोकिंग जो है ना, निकोटीन की वजह से ब्रेन उस पर इतनी बुरी तरह डिपेंडेंट हो जाता है, इतना आसान नहीं होता सिगरेट स्मोकिंग को छोड़ना। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत अच्छी टेक्निक्स डेवलप हो चुकी हैं, निकोटीन पैचेस और इस तरह की टेक्निक्स के ज़रिए और सपोर्ट ग्रुप्स के ज़रिए बहुत सारे लोगों ने स्मोकिंग जो है वो छोड़ दी है। और इंटरनेशनली बहुत जगहों पे, इवन पाकिस्तान का भी कानून वैसे ये है कि दारों के अंदर आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर स्मोकिंग नहीं कर सकते। और ऐसे जो फादर्स या जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं वो स्मोकिंग करते हैं, तो ये मैं बता दूं कि स्मोकिंग, छोटे बच्चों के करीब स्मोकिंग करना ऐसे है जैसे आप उन बच्चों को जहर दे रहे हैं। छोटे बच्चों के लंग्स और सारे बॉडी पार्ट्स बहुत डेलिकेट होते हैं। उनकी बॉडी के अंदर पैसिव स्मोकर कौन है? स्मोकर के इर्द गिर्द मौजूद है। स्मोकर सिगरेट पी रहा है, उसकी बॉडी के अंदर धुआं जा रहा है। पैसिव स्मोकर वो है जो उसके बॉडी में ये वाला धुआं जा रहा है। स्मोकर तो फिर भी फिल्टर के थ्रू सक कर रहा है, उसके अंदर कोई चीजें फिर भी रुक जाएंगी। जो इधर से धुआं निकल रहा है ना, जो बाकी इर्द गिर्द के लोग सांस के जरिए अंदर लेके जा रहे हैं, उस उधर कोई ये जो सिगरेट में ये एक फिल्टर सा होता है जो किसी हद तक लोग समझते हैं कि शायद कुछ रोक रहा है, लेकिन पैसिव स्मोकर्स डायरेक्टली इस धुएं को इनहेल कर रहे होते हैं। और अभी मैंने आपको बताया थर्ड हैंड स्मोकर्स वो हैं जो कि क्लोज स्पेसेस में गुजरे हैं या मौजूद रहे हैं जहाँ पे स्मोकर्स ने स्मोकिंग की। सो एक तो इंडोर्स कभी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, आउटडोर स्मोकिंग करनी चाहिए, और वो भी कम से कम एक सिगरेट भी पीना आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल। और ये रिसर्च हुई है कि एक सिगरेट पीने के उतने ही नुकसान है जितने 20 सिगरेट पीने के। एक सिगरेट में भी इतना जहर है, जो लोग एक सिगरेट रोज पीते हैं उनकी बॉडी के ऊपर तकरीबन उतने ही नुकसान आते हैं। और ये कि स्मोकिंग जो करते हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 17 ईयर्स कम हो जाती है। यानी कि उन्हीं हालात में एक नॉन स्मोकर होगा तो वो लेट सपोज 67 ईयर्स तक जिंदा रहेगा। इसे तो हम ये मानते हैं कि जिंदगी अल्लाह की तरफ से, लेकिन जिंदगी अल्लाह की नेमत है, इसको जाया करना है, इसको तबाह करना तो हमें कहीं भी अल्लाह ने नहीं हमें अलाउ किया। तो विल पावर से, नॉलेज से, सपोर्ट से, टेक्निक से फाइंड आउट करें हाउ टू क्विट स्मोकिंग। अभी भी जो स्मोकिंग छोड़ देंगे तो उनकी बॉडी के ऊपर उसके हार्मफुल इफेक्ट्स कुछ अरसे में ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप अपने आप से अपनी ज़िंदगी को अहम समझते हैं, इसको अल्लाह की नेमत समझते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को अहम समझते हैं, उनको अल्लाह की तरफ से दी हुई नेमत समझते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि स्मोकिंग को छोड़ दिया जाए। और जो स्मोकर्स नहीं है वो अपने अंदर एक पुख्ता इरादा करके रखेंगे, वो कभी भी इस गड्ढे में नहीं गिरेंगे। ये वो चीज़ है, देखें अगर इसकी प्राइस देखें हाउ मच एक्सपेंसिव इट इज़। अमूमन स्मोकर्स दिन में 100, 200, 300, 400 रुपए की सिगरेट पी लेते हैं। इतने का अगर फ्रूट ले आके घर वालों को खाएं, खिलाएं या किसी गरीब को दे दें तो लोगों के लिए, मतलब एक घर का
वो पूरी फैमिली का किचन का खर्च पूरा हो जाता है इतने में। तो हम कैसे इस तरह कर रहे हैं, कैसे अपने पैसे, अपनी जिंदगी, अपनी सेहत इस तरह जला रहे हैं। बहुत से लविंग फादर्स होंगे, उनको मेरा ये कहना चाहती हूँ कि इस पैसे पे आपकी औलाद का हक है जो आप सिगरेट स्मोकिंग में ज़ाया कर रहे हैं। और अगर आप मतलब इस मोहब्बत पे शक नहीं है, लेकिन मोहब्बत का तकाजा ये है कि आप इस आदत को छोड़ दें। इट्स पॉसिबल। इंटरनेशनली बहुत से लोगों ने छोड़ा है, हमारे मुल्क में अभी इसके ऊपर काम नहीं हो रहा, लेकिन ये पॉसिबल है, ये नामुमकिन नहीं है। आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप अल्लाह से मदद मांगे, 2 नफिल रोज पढ़ें, अल्लाह से मदद मांगे, तहज्जुद के टाइम उठ के मदद मांगे। जो स्मोकर्स के घर वाले हैं वो रोज तहज्जुद पढ़ के अल्लाह से मदद मांगे कि या अल्लाह हमारे फलां की स्मोकिंग की आदत छूट जाए। अल्लाह के इख्तियार में है और अल्लाह आपको इतनी हिम्मत, ताकत, विल पावर दे सकते हैं। और डिफरेंट अदरक का कहवा पीने से, डिफरेंट तरह की ग्रीन टी पीने से इसके हार्मफुल इफेक्ट्स कम होते हैं। वो जो तलब होती है सिगरेट पीने की वो कम होती है। निकोटीन पैचेस मिलते हैं, पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं, उनको लगा के रखें तो तलब नहीं होती। स्मोकर्स के पास ना जाएं, हैबिट्स के पास ना जाएं जिनकी वजह से आपको स्मोकिंग की अर्ज होती है या स्ट्रेंथन होती हैं ऐसी हैबिट्स। अच्छे दोस्त बने, अपने दोस्तों को स्मोकिंग से रोकें। अच्छे घर वाले बने, अपने घर वालों को स्मोकिंग से रोकें। मेरे ख्याल में तो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि अल्लाह की हर नेमत को हम चेरिश करें, संभाल के रखें लंबे अरसे तक। वरना कोविड-19 तो एक मिसाल है, पता नहीं और क्या कुछ हमारे साथ हो सकता है। थैंक यू।